वेलकम बैक गाइस। तो आज हम अपने रिमेनिंग पार्ट पर डिस्कस करेंगे जो हम यूनिट 10 का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। उसमें से एक वीडियो हमने इसकी अपलोड कर रखी है ऐप पर, और ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट में हम भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कानून है, जो हमने इससे पहले भी जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है उसमें भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी स्टार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो हमारा अगला इसका रिमेनिंग पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो भारत में बहुत सारे प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के संबंध में किए गए हैं, और यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर मैचिंग के फॉर्म में, अन्य फॉर्म में। जब आप पीआईक्यू उठा के देखेंगे तब आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप ये चीज देख सकते हैं। सबसे पहला अधिनियम है भारतीय वन अधिनियम 1927। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण व नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002। ठीक है। तो ये कुछ भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है। जो हमने इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो ऐप पर अवेलेबल है। जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिल चुका होगा, देख चुके होंगे। इसके बाद अन्य सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी। इसकी स्थापना 2010 में होती है, और राष्ट्रीय जल नीति 1987, 2002 और 2012 में अद्यतन आई है। इसके अलावा 2006 का एक अधिनियम जिसे हम वन अधिकारों की मान्यता यानी कि जनजातियों के जीवन की आवश्यकताओं तथा कल्याण तथा आजीविका को ध्यान में रखते हुए जनजातियां व अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 लाया गया। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन, ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था। भारत ने इस सम्मेलन की शर्तों पर 1982 में सहमति जताई, और ये वार्ता 1985 से लागू हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो हमने डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो जैसे ज्यादा डिटेल पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत में पर्यावरण आंदोलन। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो एक एक करके देख लेंगे जितने इंपॉर्टेंट आंदोलन है। भारत में पर्यावरण आंदोलन के उद्भव के पीछे जो मुख्य कारण रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उन्होंने भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो आदिवासी जनजातियां हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार से सरकारों से भी अपने जो संसाधन हैं उनको संरक्षण रखने के लिए अपील की। तो इसी संबंध में विवाद होते रहे, आंदोलन होते रहे। सरकार की झूठी विकास की नीतियां, सामाजिक आर्थिक कारण और पर्यावरण क्षरण, तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से भारत में पर्यावरण आंदोलन हुए हैं। कौन कौन से प्रमुख पर्यावरण आंदोलन हैं जिसकी वजह से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिश्नोई आंदोलन। ठीक है। बिश्नोई आंदोलन कब हुआ, किस राज्य में हुआ, और इसके प्रवर्तक नेता कौन थे, ये चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो ये 19 जो है 1730 में ये आंदोलन हुआ था, और इसे भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन माना जाता है। 1730 में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। विष्णु एक धार्मिक संप्रदाय है जो पेड़ों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने से सख्ती से मना करता है। अमृता देवी बिश्नोई इस आंदोलन की प्रवर्तक थी। इन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर पेड़ों को जो है पेड़ों को कटने से बचाया। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बिश्नोई आंदोलन काफी ज्यादा चर्चित आंदोलन रहा है, और ये आंदोलन कई बार पूछा जा चुका है। अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद बहुत चर्चित आंदोलन है चिपको आंदोलन। ये भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। 1973 में ये आंदोलन जो होता है, चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण का प्रमुख आंदोलन है। ये 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ, जो अब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से निकलकर एक नया राज्य बनाया गया जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कब बनाया गया? सन 2000 में।
ठीक है, तो ये जो आंदोलन हुआ था 1973 में, चिपको आंदोलन, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, ये आंदोलन दुनिया भर में जितने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हो रहे हैं या हुए हैं, उनके लिए एक हिसाब से देखा जाए तो आधार आंदोलन था। ठीक है, यानी कि ये जो है एक उदाहरण बन गया पर्यावरण आंदोलन के लिए। इस घटना को गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने जो है इसका समर्थन किया और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चिपको आंदोलन की भांति एक दक्षिण भारत में प्रमुख आंदोलन हुआ जिसे हम कहते हैं अपिक्को आंदोलन। ये कब होता है? ये 1983 में होता है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर भारत का चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अपिक्को के नाम से उभरकर सामने आया। अपिक्को कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिपको। ठीक है, यह आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण चेतना का स्रोत बन गया। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिले से यह आंदोलन संबंधित है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये ना तो किसी व्यक्तित्व से प्रेरित है और ना ही औपचारिक रूप से किसी संस्था से प्रेरित है। हालांकि पांडुरंग हेगड़े का नाम इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1983 में आंदोलन शुरू करने में मदद की थी। ये आंदोलन प्राकृतिक वनों की कटाई और व्यवसायीकरण और प्राचीन आजीविका के विनाश के खिलाफ था। तो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण आंदोलन है दक्षिण भारत का, और ये चिपको से प्रेरित होकर जो है ये आंदोलन दक्षिण भारत में होता है। इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। ये आंदोलन जिसे हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूल आदिवासियों, किसान, पर्यावरणविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा संचालित एक भारतीय सामाजिक आंदोलन भी है और पर्यावरण से संबंधित आंदोलन भी है। ये नर्मदा नदी के तट पर कई बड़े बांध परियोजनाओं के खिलाफ था। नर्मदा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहने वाली एक नदी है। मेधा पाटेकर इस आंदोलन की प्रमुख नेता रही, जिन्होंने अरुंधति राय और बाबा आमटे का भी समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे थे, वहां पे जो स्थानीय लोग थे इस बांध के बनने की वजह से और अन्य विभिन्न कारणों से प्रभावित हो रहे थे, जिसकी वजह से ये आंदोलन उभर कर आता है। 1985 में हुआ था। तो कई बार मैचिंग के फॉर्म में इस आंदोलन की डेट पूछी जाती है। ठीक है, तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आंदोलन दिए जा सकते हैं और वर्ष पूछे जा सकते हैं कि ये आंदोलन किस वर्ष हुए, या फिर आंदोलन दिए जा सकते हैं और इसके बाद इसके प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आंदोलन के साथ राज्य पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार के तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि आंदोलन कहाँ पर हुए हैं, किस वर्ष में हुए हैं और इसके प्रवर्तक कौन थे। अगर हम साइलेंट वैली आंदोलन की बात करें तो 1973 में यह आंदोलन हुआ था। साइलेंट वैली भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र था ये। इसके इस आंदोलन के प्रमुख नेता अगर हम बात करें जो इसके प्रवर्तक थे, तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद, एक गैर सरकारी संगठन, और कवि कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी ने साइलेंट वैली विरोध प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्देश्य इसका क्या था? तो साइलेंट वैली नाम, जो साइलेंट वैली नम सदाबहार जंगल थे, उनको जल विद्युत परियोजनाओं से नष्ट होने से बचाना था। 1985 में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। ठीक है, और इसकी अगर हम नेता की बात करें तो सुगाथा कुमारी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही केरल शास्त्र साहित्य परिषद का भी अहम रोल रहा है। ठीक है, अब पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में हमने देखा पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनको हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन क्या है? तो पर्यावरण प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरण के प्रबंधन से नहीं बल्कि आधुनिक मानव समाज के पर्यावरण के संपर्क तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रबंधन से। प्रबंधक को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख मुद्दे होते हैं: राजनीति, कार्यक्रम यानी परियोजनाएं और संसाधन। पर्यावरण प्रबंधन के पीछे एक विचार तथा प्रेरणा ये है कि कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता की अवधारणा। वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष पर्यावरणीय तंत्र द्वारा अपने भीतर जीवों को अधिकतम संख्या को धारण करने की क्षमता से है, यानी कि कितनी कैपेसिटी है, कितने व्यक्ति को जो है एक
कोई विशेष पर्टिकुलर सिस्टम कितने व्यक्ति को क्या कर सकता है, वहन कर सकता है। इसका मूल माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में है। माल्थस को जनसांख्यिकी या जनगणना का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो माल्थस की थ्योरी थी, माल्थस की थ्योरी में बताया गया था कि जो संसाधन है वो एक दो तीन यानी कि एक दो तीन यानी क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं, जबकि जो जनसंख्या है वो मल्टीपल फॉर्म में बढ़ रही है, 2, 4, 8, 16 इस तरह बढ़ रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके संदर्भ में जो संसाधन है वो उतने नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक। तो उस संदर्भ में हम कैरिंग कैपेसिटी को समझ सकते हैं। अतः पर्यावरण का प्रबंधन का अर्थ केवल पर्यावरण की खातिर उसके संरक्षण से नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की खातिर पर्यावरण के संरक्षण से। सभी प्रबंध कार्यों के समान इसके लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को से संबंधित प्रबंधन करते हैं कि कब क्या करना है, कब घर बनाना है, कब क्या करना है, से बच्चों की पढ़ाई विभिन्न चीजें। ठीक है। तो इसी प्रकार पर्यावरण के संदर्भ में प्रबंधन की जरूरत होती है। पर्यावरण प्रबंधन के मानक या प्रणाली प्रोटोकॉल किसी उपयुक्त मानक द्वारा अपनाए गए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की चेष्टा करते हैं। ISO 14001 मानक पर्यावरण जोखिम प्रबंधन के लिए सबसे उपयोग किया जाने वाला मानक है। यानी कि ISO का मानक 14001 है, यह भी पर्यावरण जोखिम से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण जोखिम प्रबंधन से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट है, इस यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पर्यावरण प्रबंधन में समाज कार्य का क्या रोल है। तो पर्यावरण प्रबंधन का तात्पर्य प्रकृति के साथ मनुष्य के तर्कसंगत समायोजन से है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बिगाड़े बिना विवेकपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शामिल है। ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन का आधार क्या है, आइए समझ लेते हैं पर्यावरण प्रबंधन का आधार क्या हो सकता है। अगर हम पर्यावरण प्रबंधन के आधार की बात करें तो ये बहुआयामी, गतिशील, बहुस्तरीय विषय है। इसके लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित जलग्रहण क्षेत्र, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति का प्रबंधन एवं संरक्षण पर्यावरण के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वनीकरण अभियान चलाया जाना चाहिए। संरक्षण के लिए समग्र दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां और टिकाऊ प्रकृति की होनी चाहिए। पर्यावरण के सभी घटकों को प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए। ठीक है, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इन सब के माध्यम से हम जो है पर्यावरण संरक्षण को जो है क्या कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कार्य कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा जैव विविधता की रक्षा की जानी चाहिए। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हो गई हैं, यानी लुप्त प्राय हो गई प्रजातियां, उनकी विशेषकर देखभाल करनी चाहिए। जो संकट में प्रजातियां, उनकी देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियों और कानूनों का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और जो कानून और नीतियां वर्तमान में हैं उनका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। पर्यावरण के प्रति सामाजिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, और पर्यावरण प्रभाव आकलन का उचित ढंग से पालन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ विभिन्न प्रमुख प्रावधान हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को, ठीक है, पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जैसे कि लाइफ कार्यक्रम है। लाइफ कार्यक्रम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, लाइफ का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान पेश किया गया था। ठीक है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसके महत्व को, और ये विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सुविचारित उपयोग पर यह विचार केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जलवायु से संबंधित सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने का प्रयास करना। ठीक है, मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम है प्रो प्लानेट पीपल, यानी कि P3, है ना। तो P3 की अवधारणा के अनुकूल जीवन शैली को अपनाएं और बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी। P3 समुदाय यानी कि प्रो प्लानेट पीपल
के माध्यम से मिशन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों और आत्म केंद्रित होने के लिए सुदृढ़ और सक्षम करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि वन क्षेत्र, भारत में जो वन क्षेत्र की उपस्थिति है इस टाइम, हम देखते हैं कि कुल वन क्षेत्र वर्ष 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जबकि 2019 में ये 21.67% था, यानी कि मामूली सी वृद्धि हुई है अगर हम प्रीवियस रिपोर्ट से तुलना करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि एथेनॉल, पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य नवंबर 2022 के लक्ष्य से पहले 5 महीने पहले ही पूरा हो गया है। भारत सरकार भी अच्छी ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिनसे पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना, पर्यावरण से संबंधित जो भी नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, वनों का रोपण किया जा रहा है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया गया है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित है। इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल एवं समन्वय रणनीति के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार और वृद्धि करना। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना भी शुरू की गई, इसे प्राकृतिक आवासों के क्षरण, विखंडन और नुकसान की दरों में कमी लाने के लिए, ठीक है, नीतियों को लागू करने हेतु ये शुरू किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रावधान सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, आइए देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एनजीओ इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड लाइफ फंड, ग्रीन पीस, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, द नेचर, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इस प्रकार के बहुत सारे एनजीओ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। ठीक है, वो निम्नलिखित भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण, प्रकाशन, ठीक है, पाठ्यक्रम डिजाइन करना, यानी विभिन्न प्रकार के जो निर्देश और विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको डिजाइन करना, उनको प्रयोग में लाना, जागरूकता पैदा करना, वर्तमान पड़े मुद्दों और समाधानों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना, स्वच्छ पर्यावरण के मानवाधिकारों की सुरक्षा में भाग लेना। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के प्रावधान एनजीओ के माध्यम से किए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जो एनवायरमेंट से संबंधित है वो विभिन्न प्रकार से सहायता कर रहे हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, और इन प्रावधानों के माध्यम से हम पर्यावरण की विशेषताओं को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, और ये चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। और आप हमारे साथ विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से, क्रैश कोर्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी एग्जाम में बहुत सारी हेल्प वहाँ से होने वाली है। तो आप हमारे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, उनसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।